देखिए लेट्स से ये एक एल्काइल हैलाइड है मेरे पास, लेट्स से Br है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ जैसे मैंने लगा रखा था ये लेट्स से CH3 है, यहाँ पे, यहाँ लेट्स से D है, ठीक। ये कायरल सेंटर है मेरे पास। मैंने जब न्यूक्लियोफाइल लिया तो मैंने आपको बोला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ से, बैक साइड से, एक प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फाइनली उसके बाद आप किस पे चले जाओगे, प्रोडक्ट पे। अगर आपने नोटिस करा हो तो मैंने प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया था, वी हैव ड्रॉन इट लाइक दिस, उल्टा। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, लेट्स से आई हैव अ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इस तरफ ओपन है, तो जब यहाँ बनाया तो अम्ब्रेला इस साइड ओपन हो गया, है ना। तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इन्वर्जन का मतलब क्या है? NCERT इज वेरी confusing in this manner. What does this inversion means? Inversion here does not mean कि अगर वो R था ये S हो जाएगा। It does not mean कि वो डेक्स्ट्रो था ये लीवो हो जाएगा, और अगर वो लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा। इन्वर्जन का इसमें से कोई भी मतलब नहीं है, हालांकि NCERT ने यही लिखा है। NCERT ने यही लिखा है कि लेट्स से ये सबस्ट्रेट प्लस है तो ये सबस्ट्रेट माइनस हो जाएगा, पर एक्चुअली में ये नहीं होता। इन्वर्जन डज नॉट मीन कि अगर आप SN2 करेंगे और आप R सबस्ट्रेट पे SN2 कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट S हो जाएगा। आप डेक्स्ट्रो सबस्ट्रेट पे SN2 कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट लीवो हो जाएगा। आप लीवो पे कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब ये होता ही नहीं है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब आप SN2 करेंगे तो ग्रुप्स की पोजिशन स्पेस में चेंज हो जाएगी। ये है इन्वर्जन का मतलब। क्या है? अगर आप SN2 करेंगे तो ग्रुप्स की पोजीशन स्पेस में क्या हो जाएगी? चेंज। हेयर इन्वर्जन इज नॉट रिलेटेड टू कायरलिटी, इन एनी वे। किसी भी तरीके से ये कायरलिटी RS डेक्स्ट्रो लीवो से रिलेटेड नहीं है। वेरी क्लियर। देन व्हाट डू यू मीन NCERT इज रॉन्ग? Am I challenging NCERT? I am not challenging NCERT. NCERT is correct. ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ, सुनो ज़रा ध्यान से। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि NCERT एक साइड आपको दिखाती है जो आपको देखना चाहिए, और हम आपको वो साइड दिखाते हैं जो एक्चुअल है। तो देखो तो अच्छी बात है, सिर्फ वही नहीं कि सिर्फ पैम्पर कर दिया, अरे मेरे प्यारा सा बच्चा तू ज़्यादा क्या पढ़ेगा, इतना सा पढ़ ले, ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। इन्वर्जन नहीं होता, बट NCERT क्यों कहती है कि प्लस माइनस में हो जाएगा? वो इसलिए कहती है, वो प्लस माइनस में नहीं बात करती, वो कहती है RS में हो जाएगा। RS में तभी बदलेगा जब प्रायोरिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल विच हैज कम्ड इज सेम, बिकॉज RS नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, से प्रायोरिटी पे बेस्ड है। अब यहां देखो, इस केस में सबसे पहली प्रायोरिटी बेटा इसी को तो दोगे, सेकेंड प्रायोरिटी इसको दोगे, थर्ड इसको दोगे, फोर्थ इसको दोगे। RS बताने के लिए इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करोगे, फोर्थ वाला वेज पर आ जाए देन करोगे, है ना। और यहाँ पे भी यही हुआ, आपका Br जो लिविंग ग्रुप था उसका प्रायोरिटी 1 है। अब जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगाया, लेट्स से मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, कोई भी एक रैंडम न्यूक्लियोफाइल मान लेता, लेट्स से OH माइनस मान लिया, तो ये OH लगा ना, तो अभी भी इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जा रही है? OH को ही तो जा रही है। तो जब लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी सेम हो तो 100% अगर R से शुरू कर रहे हो तो S बनेगा, S से शुरू कर रहे हो तो R बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ही तरीके की इन्वर्जन करी, मतलब चेंज करा है, एक्सचेंज करा है। हम कहते हैं ना ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज तो R S में बदल जाएगा, वही तो करा आपने। मॉलिक्यूल ऐसा था, आपने ऐसे कर दिया, एक एक्सचेंज कर दिया ना, इसलिए। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी क्या हो? सेम। लेट्स एज्यूम कि मैंने न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा लिया है जिसकी प्रायोरिटी कम है। एग्जांपल देती हूँ कैसे। लेट्स से एक वियर्ड एग्जांपल है, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बट एक एग्जांपल दिया OH, हालांकि एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। लेट्स से मैं SN2 करा रही हूँ, ये O18 है
और जो न्यूक्लियोफाइल है लेट्स से वो O16 है, या फिर I लगा दो, ये I कुछ बड़ा वाला है, ये I छोटा है, तो यहाँ पर जो ये लगेगा 16 वाला, इसकी प्रायोरिटी 1, जो लेट्स से यहाँ पर एक और ग्रुप लगा हुआ है वो O18 वाला है, यहाँ पे भी एक O लगा हुआ है जो कि O19 कर देता है, लेट्स से O19H कर देते हैं। यहाँ पे किसकी जगह लगा दिया मैंने, CH3 की जगह कर दिया, D करो, यहाँ पे करो O19H, ये O18, ये O16, इसको भी करा O19H। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, 19 को। यहाँ पे भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, O19 को। और लेट्स से आपने कुछ इस तरीके से करा, आपका सबसेट कुछ इस तरीके से है कि लीविंग ग्रुप की प्रायोरिटी और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी सेम नहीं आ रही, तो जरूर थोड़ी RS पे बदलेगा, हो सकता है RR ही रह जाए, हो सकता है SSC रह जाए, हो सकता है RS पे बदल जाए, क्योंकि RS किसी भी चीज, RS हमें पता है ना डेक्स्ट्रो लीवो से रिलेटेड थोड़ी होता है, RS सिर्फ किससे रिलेटेड होता है, प्रायोरिटी से रिलेटेड होता है। अगर प्रायोरिटी लिविंग ग्रुप की और न्यूक्लियोफाइल की सेम है तभी RS में बदलेगा और SR में बदलेगा, अदरवाइज कभी कुछ नहीं होगा। RS हो सकता है कुछ भी हो। और जहां तक बात है बेटा डेक्स्ट्रो की लीवो में बदलने की, वो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो क्या हम गेस कर सकते हैं, नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ RS बता सकते हैं। डेक्स्ट्रो लीवो तो कब पता चलता है, जब लैब में जाके करें। हो सकता है NCERT ने या प्लस लिखा और या माइनस लिखा, उसे लैब में जाके चेक किया कि भैया डेक्स्ट्रो लीवो है, तो उसने लिख दिया, समझ रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक। तो अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आए, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन SN2 रिएक्शन मींस, फर्स्ट ऑप्शन R will change into S, S will change into R, dextro will change into levo, levo will change into dextro, R may change into S, R may not change into S, dextro will change into R but RS will not change। इस तरीके से 4 आपके पास ऑप्शन आए, तो आप आंसर क्या देंगे, C। हमें नहीं पता डेक्स्ट्रो लीवो में बदलेगा नहीं बदलेगा, हमें नहीं पता RS पे बदलेगा नहीं बदलेगा। RS पे सिर्फ तभी बदलेगा जब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल जो लग रहा है उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, सेम होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। लेकिन 99% ऑफ द केसेस में न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी और लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी सेम रहेगी, तो RS पे बदल जाएगा। लेकिन अगर बदल जाएगा, सेम रहेगी तो RS पे बदल जाएगा 99% केसेस में। अगर सवाल आता है, अगर थ्योरी आती है तो आप वही मार खा जाते हो, थ्योरी क्लियर नहीं है। थ्योरी में तो अब यही समझो कि फिर अगर RS ही होता है, ऐसा नहीं होता। RS पे हमेशा नहीं बदलता, सिर्फ तभी बदलता है जब प्रायोरिटी सेम हो। थ्योरी सिंपल ये है कि इन्वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्वर्जन का मतलब सिर्फ ये है कि अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन द स्पेस विल चेंज। ऑफ कोर्स इसी इन्वर्जन को क्या बोला जाता है बेटा, वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन साइंटिस्ट का नाम है, और इस वॉल्डन ने कहा ही नहीं था कि RS में बदलेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव में बदलेगा। वॉल्डन ने बस इतना कहा था जब इन्वर्जन हो रहा है तो आप ऐसे समझ लो कि आपने अम्ब्रेला पकड़ रखा है और अम्ब्रेला इस तरीके से हवा चली बहुत जोर से, अम्ब्रेला उल्टा हो गया, दिस इज व्हाट इज इन्वर्जन। इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन या वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। वॉल्डन ने ये बोला था, हमने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया है ना, तो कुछ और इंटरप्रेट नहीं करना, तो अब इसको सही कर देते हैं। जो हमने लिखा हुआ था उसको वापस से अपने उस पर ले आते हैं कि अगर ये Br है, ये OH है और ये क्या है मेरा CH3, ये है OH, ये है CH3। तो inversion does not mean R will change into S. Inversion is not related to chirality in any way. This is known as Walden inversion. R will change into S only when priority of the leaving group and nucleophile is same। अच्छा, एक सवाल का मेरा कोई आंसर दे सकता है? जस्ट अ लिटिल क्वेश्चन, सुनो ज़रा ध्यान से। अगर मेरे पास इस तरीके से होता, लेट्स से CHO है, यहाँ CH2OH है, यहाँ HOH है, ठीक है। लेट्स से मैं बोल रही हूँ डेक्स्ट्रो है ये कंपाउंड, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? नैनोमर जो होगा वो लीवो होगा। अगर ये R होगा तो ये S होगा, और ये S होगा तो ये R होगा। हाँ या ना, ये बात करेक्ट है नहीं है? नहीं है? हाँ या ना? तेज से बोलो, तेज से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा भाई। ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ये अगर R है तो ये S होगा, क्योंकि एक एक्सचेंज कर रहे हो ना बेटा,
एक ही तो एक्सचेंज करा है, ऑड एक्सचेंज। तो ये अगर आर है तो ये एस होगा, ये अगर एस है तो ये आर होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे तो अगर आर एस में बदल रहा है तो डेक्स्ट्रोलीवो में भी बदल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप सेम प्रायोरिटी के होते हैं तो आर एस में बदलेगा, तो डेक्स्ट्रोलीवो में भी बदलना चाहिए। हाँ या ना? अरे क्यों बदलेगा, कंपाउंड नहीं चेंज हो गया, यहाँ कंपाउंड तो सेम है, वहाँ तो ग्रुप ही बदल दिए। तो कैसे गारंटी करोगे, कंपाउंड ही बदल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल गया, कैसे गारंटी करोगे डेक्स्ट्रोलीवो में होगा नहीं होगा? यहाँ कंपाउंड तो सेम है ना, enantiomers have same molecular formula. Therefore, if enantiomer is R, one enantiomer is R, its mirror image would be S. If one is dextro, its mirror image would be levo, because the molecular formula is same. Here you are changing the molecular formula. Did you understand the point? Did you understand? 100%. अब लिखो अपनी भाषा में। बात क्लियर हुई? SN2 mechanism is clear. Inversion of configuration will occur and this inversion is known as Walden inversion. तो अगर Walden inversion आपके पास हो रहा है तो इस केस में आप ये समझेंगे कि अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी सेम है देन R विल चेंज इनटू S फॉर श्योर, ठीक। और 99% केसेस में आपके पास यही होगा, R विल चेंज इनटू S। ये बात क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा SN2 और हमने बोला SN2 के लिए लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए। और हमें पता है न्यूक्लियोफाइल अच्छा कैसे होता है। कैन वी चेक द न्यूक्लियोफिलिसिटी? न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा या नहीं होगा, हाउ कैन आई चेक दैट? वो तो लिविंग ग्रुप होता है। वीकर बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, दैट इज ओके, मैं लिविंग ग्रुप चेक कर सकती हूँ। हाउ विल आई चेक न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक किया जाएगा? बस, और क्या? अगर मेरे पास C2H5O माइनस HO माइनस CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, इनमें से कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? यू हैव टू चेक दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, A, B या C? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताएं। Whenever the attacking atom is same nucleophilicity parallels basicity, जो basicity का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होता है जब अटैकिंग एटम सेम हो। तो अटैकिंग एटम सब में सेम है O, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अब सवाल ये है बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे निकाला जाए? इन सब के एसिड बनाओ, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर एंड स्टेबल इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ ना, वीकर एंड स्टेबल, तो जो जितना स्टेबल होगा वो उतना वीकर होगा। तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा इसमें? क्योंकि इक्वी एनर्जी रेजोनेंस है, मतलब सबसे वीक बेस है और हेंस वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल बी, क्योंकि इस बेस का क्या लगेगा? प्लस आई, तो ज्यादा स्टेबल है मतलब वीकर बेस है। वीकर बेस तो बेटर, वीकर बेस वीकर न्यूक्लियोफाइल, सबसे बेटर कौन सा होगा? ए। नहीं समझे? कौन नहीं समझा पढ़ाने के बावजूद भी? समझ गए? तो नोट लिख ले। नोट क्या लिखोगे आप? बच्चों ने तो लिखा हुआ है अटैकिंग एटम जब सेम होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, लेस मतलब उल्टा बोल देते हैं, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर एंड स्टेबल इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो जो जितना स्टेबल वो उतना वीकर बेस, जितना वीकर बेस उतना वीकर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पढ़ लिया कर। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनमें देखो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी? एनीवेज लेट्स कम हियर।
अगर इसकी बात करें, ये सारे के सारे डाउन द ग्रुप लाई कर रहे हैं बेटा, तो डाउन द ग्रुप के लिए हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप यू मूव, बेसिसिटी डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन है? आई नेगेटिव। सो क्या क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में? इफ अटैकिंग एटम इज सेम, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी। पैरेलल्स का मतलब जो बेसिसिटी का ऑर्डर वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। सेकेंड, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। एक और हमने किया था, इफ द अटैकिंग एटम बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, देखिए अटैकिंग एटम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, attacking atom belongs to the same period, then also your nucleophilicity is same as basicity. Belongs to same period, then nucleophilicity parallels basicity. तो इधर देखिए क्या ऑर्डर होगा, अगर मैं इसे ए बी सी डी कर दूं तो ये सारे एक ही पीरियड के, लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में एसिडिटी बढ़ती है ना? एसिडिटी बढ़ेगी मतलब बेसिसिटी कम होगी, बेसिसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी क्योंकि सेम पीरियड है। तो सबसे कम न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? एफ। फिर कौन होगा? ओ, ए, फिर कौन होगा? बी, और सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होगा? डी। Did you get the point? Any doubt? बात क्लियर है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ, अभी दूंगी, we'll talk about it, कि CH3 माइनस कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, we'll talk about it। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट? अब लास्ट एक और पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में, कि अगर आपका अटैकिंग एटम के बगल में कोई लोन पेयर वाला एटम जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो एक बार मेरे पास वाटर है बेटा H2O, एक बार H2O2, तो अटैकिंग एटम तो ऑक्सीजन हो रहा है, पर ऑक्सीजन के बगल में एक लोन पेयर वाला जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो दिस वुड बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दिस। अच्छा एक चीज और, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज बेटर देन द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन ही अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन ही अटैक करेगा, पर नेगेटिव चार्ज वाला हमेशा बेटर होता है न्यूट्रल से। ये 4-5 पॉइंट होते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, ये पहचानने के लिए कि बेटर बेस कौन सा है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरा रेट ऑफ SN2। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से मेरे पास CH3I प्रेजेंट है बेटा, या CH3Cl प्रेजेंट है, इसके ऊपर मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल्स दे रही हूँ, उसका अटैक करा रहे हैं। देखेंगे मैंने एक्वस KOH डाला, बताइए KOH एक्वस में डाले तो न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहलिक में डालते तो क्या होता? बेस होता। न्यूक्लियोफाइल है, OH जाके अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, क्या मिलेगा? CH3OH। ठीक है, सिमिलरली Na-N3 डाल रही हूँ, तो Na प्लस N3 माइनस, N3 माइनस जाके अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा? CH3N3। है ना? NaI इन एसीटोन डाल रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये काफी इंपॉर्टेंट है। NaI इन एसीटोन क्या देगा? I माइनस। अभी हमने डिस्कस किया I माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किससे? Cl माइनस से। तो I माइनस जाके अटैक करेगा, Cl निकलेगा यहाँ से, सुनते रहना, क्या बनेगा? यही होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपने हैलोजन को क्या कर दिया है? एक्सचेंज कर दिया है। इस रिएक्शन को बोला जाता है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन या फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। और सबसे खास बात, ये एसीटोन यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछे क्यों?
क्योंकि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मैम CH3I बना I माइनस इज अ बेटर लीविंग ग्रुप कंपेयर टू Cl, तो ये रिएक्शन पीछे हो जाए ना भाई। I लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे Cl लीविंग ग्रुप है, I लीविंग ग्रुप ज्यादा बेटर है कंपेयर टू Cl, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव अटैक करे, I निकाल दे। ये रिएक्शन पीछे क्यों नहीं जा रहा, आगे ही क्यों जा रहा है? इस रिएक्शन के पीछे ना जाने का कारण है ये एसीटोन। ये एसीटोन क्या करता है, NaI को तो सॉल्युबल कर लेता है, तो NaI तो एसीटोन में सॉल्युबल हो गया, तो I माइनस ने अटैक करे NaI बना, पर NaCl को सॉल्युबलाइज नहीं करता। NaCl प्रेसिपिटेट आउट होता है, सोल्यूशन में रहता ही नहीं, तो NaCl का Cl नेगेटिव सोल्यूशन में है ही नहीं कि बैकवर्ड रिएक्शन हो सके, समझे? तो ये आप CH3Cl के साथ भी कर सकते हैं, CH3Br के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि एसीटोन सिर्फ NaI को सॉल्युबलाइज करता है, NaCl या NaBr को सॉल्युबलाइज नहीं करता, hence prevent the backward reaction to take place. Backward reaction will not take place even if I is a better leaving group compared to Cl and Br. This यहाँ पे जो NaCl या NaBr मिलेगा वो पीछे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबलाइज है ही नहीं एसीटोन में, वो प्रेसिपिटेट हो चुका है। Did you get the point? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हमें पता है F नेगेटिव इज अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल, इट कैन नॉट अटैक, और मुझे पता है अगर मैं F नेगेटिव डालूंगी रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो मैं जनरली फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं कराती, बट इन केस अगर मुझे फ्लोराइड्स बनाने पड़ेंगे तो मैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स यूज करूंगी। मैं NaF विच आयनिक फ्लोराइड है उसको यूज नहीं करूंगी, आई विल बी यूजिंग इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स एंड आई विल गेट फ्लोरोमीथेन। बट इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। बट आपको इस पर एक चीज ध्यान रखनी होगी, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। क्लियर बात? चले आगे, कोई डाउट? ध्यान से सुनना। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल आई एम यूजिंग हेयर इज CH3MgBr। व्हाट इज दिस CH3MgBr? कैन आई रब दिस? ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया? CH3MgBr is an organometallic compound known as Grignard reagent. ये कैसा दिख रहा है CH3MgBr? क्या दिख रहा है? RMGX जैसा दिख रहा है। RMGX जैसा दिखता है ये, मतलब बॉन्डिंग कैसे है मैं ये पूछना चाह रही हूँ। दिखना मतलब ये नहीं कि कैसे दिख रहा है, सुंदर है मैम, ऐसे नहीं, मतलब बॉन्डिंग कैसे है, ये तो बड़ा गलत सवाल है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मैग्नीशियम, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मैग्नीशियम बनाता नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ये क्या हो गया? हाँ देखिए कैसे होता है, आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया, लेट्स से CH3Br, इसमें आपने डाला मैग्नीशियम इन ईथर, यहाँ तो एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना CH3 और Br में, क्योंकि Br और CH3 में कोवेलेंट बॉन्ड है। ईथर लेंगे, सबसे ध्यान बात, टेम्परेचर भैया 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, पानी होना ही नहीं चाहिए इस रिएक्शन में, एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन किया जाएगा, इसलिए ईथर डालेंगे, और बहुत ही लो टेम्परेचर पे किया जाता है, नहीं तो ब्लास्ट होता है। तो इसमें होता क्या, आपको पता है मैग्नीशियम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटल्स की खास बात इलेक्ट्रॉन लूज, ये वही काम करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा,
ठीक है। पर ये दो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ पे क्या काम करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरीके से तुम ये समझ लो Mg जो 2+ है, ये इसने पूरे तरीके से लूज नहीं करे, अपने पास ये वैलेंस के दो इलेक्ट्रॉन इसने रख लिए और फिर क्या किया, ध्यान से देखना, ये Mg के लेट से ये दो इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज करना चाह रहा था। ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैग्नीशियम के पास, उसके शेल में, वैलेंस शेल में कहीं पे, वो जाके इनके बीच में इंसर्ट होगा। ठीक है, और कैसे इंसर्ट होगा, जब इस बॉन्ड में आप होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो इस पे एक रेडिकल, इस पे एक रेडिकल बनेगा, जो ये एक रेडिकल है इसके साथ जुड़ेगा, इस पे जो रेडिकल है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो मैग्नीशियम दोनों के साथ जुड़ेगा, समझे। तो यहाँ जब होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ एक रेडिकल बना, ये इसका इलेक्ट्रॉन जुड़ गए आपस में, फिर एक और इलेक्ट्रॉन और Br रेडिकल ये जुड़ गए आपस में, इस तरीके से होता है। तो और क्लियरली अगर इसे समझाया जाए तो अब ये मतलब रिएक्शन ये होता है रियलिटी में, आप समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, दो इलेक्ट्रॉन मिले ना, ये दो इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, Br को निकाल दिया और यहाँ बना CH3- और ये किसके साथ जुड़ गया, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, चार्ज नलीफाई CH3MgBr। हालांकि ये समझने का तरीका रियलिटी पिक्चर ही है, क्योंकि इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन निकल के Br नेगेटिव अटैक कर सकते हैं, बट ये समझने का ही वे होता है। लेकिन रिएक्शन ऐसा होता है कि मैग्नीशियम के पास जो दो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जो वो लूज कर सकता है, वो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज करा के एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और बीच में जाके उनके इंसर्ट हो जाता है, और जो कंपाउंड बनता है जैसे हम बोलते हैं CH3MgBr, इसमें अगर आप देखेंगे तो प्योरली आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो CH3Br मैंने यहाँ डाला है, इस पे आप देख सकते हैं इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव, इस मैग्नीशियम पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, CH3- इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन कभी भी CH3- का ऐसा अटैक नहीं कराते वहां पे, कभी CH3- अटैक नहीं कर सकता। क्यों, CH3- बन ही नहीं सकता। मीथेन में ये H टूट सकता है क्या, कि माइनस बन जाए, तो CH3- बन सकता है, ये H+ निकल सकता है, एसिडिक H है, नहीं है, तो CH3- कैसे बनेगा, कभी नहीं बन सकता। CH3- सिर्फ CH3MgBr या फिर CH3Li, कोई ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की प्रेजेंस में ही आ सकता है। डिड यू गेट द पॉइंट। नाउ इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं इसको बोला जाता है ऑर्गेनो मेटालिक, मतलब कार्बन का बॉन्ड एक मेटल के साथ, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। दिस ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इज अ Grignard reagent. Other organometallic compounds जैसे आपके पास RX है, RLi है, और आप उसको डायरेक्ट लिथियम के साथ ट्रीट कर दे 2 मोल्स, तो आपको RLi मिलता है प्लस LiX मिलता है। तो ये RLi जिसे बोलते हैं एल्काइल लिथियम, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RLi। ठीक, तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, एक RMgX है जो हमने इस तरीके से लिखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और एक ये होता है जिसे बोलते हैं R2CuLi। R2CuLi इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट। दिस इज नोन एज गिलमैन रिएजेंट। और ये कैसे मिलता है, RX को Li के साथ ट्रीट करा, 2 Li के साथ RLi प्लस LiX मिला, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव RLi, RLi को CuX के साथ ट्रीट कर दिया, 2R CuX, तो 2R और Cu जुड़ जाएंगे, R2Cu Li, और एक LiX के साथ चला जाएगा क्योंकि 2 है ना, तो 2 Li है यहाँ पे, तो ये मुझे दे देंगे R2CuLi प्लस LiX। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिथियम और कॉपर दोनों है और 2 R ग्रुप्स है, तो हर एक R ग्रुप पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे एक एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपका पूरा पॉसिबल हो जाएगा। तो अब इस पे R ग्रुप पे नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव।
Did you get the point? This R2CuLi is another organometallic compounds. सारे organometallic compounds तुम्हें मतलब इसी चैप्टर में स्टडी करने हैं. इसमें से ये जो है ये एक हम कोरे हाउस सिंथेसिस करेंगे, उसमें भी यूज होगा. ग्रिग्नार्ड और ये सारे यूज करने हैं. तो अगर आपको CH3 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बनाना है, चाहे आप ग्रिग्नार्ड की प्रेजेंस में बनाओ, चाहे आप RLi की प्रेजेंस में बनाओ, मतलब CH3Li लो, या फिर CH3 twice CuLi लो, कुछ भी लो, CH3 माइनस एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की प्रेजेंस में एक न्यूक्लियोफाइल बना सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. तो एनीवे CH3 माइनस जाके अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा. तो देखिए क्या बनेगा, इथेन नहीं बन गया. और इसको R को कितना भी बड़ा ले ले, और ये एल्केन का सबसे सेफ तरीका है बनाने का, क्योंकि अगर आप किसी और तरीके से एल्केन बनाएंगे, चाहे वुड्स रिएक्शन करते हैं या कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. इस केस में R ग्रुप कितना भी बड़ा ले ले, इसको कितना भी कैसा ले ले, कोई भी एल्केन ऑड नंबर इवन नंबर कैन बी सिंथेसाइज्ड. लेट्स से प्रोपेन बनाना है, इसको C2H5Br कर ले, प्रोपेन बन जाएगा, है ना. अभी बोलने वाली है तू बस करो, है ना मैडम. R2CuLi डाइल्काइल लिथियम क्यूपरेट होता है, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं. पहले उसमें RLi बनता है, फिर RLi 2 लेके CuX के साथ ट्रीट करते हैं, तो 2 R2CuLi ये बन गया. एक Li और बचा, वो X के साथ चला गया, LiX बाय प्रोडक्ट हो गया. दोनों R में तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया ना, तो इस पे एक इस पे कॉपर +1 है, क्यूपरस है, और लिथियम +1 है. हाँ अरे Mg कहाँ गया, Cl ही निकला यहाँ पे, तो MgCl2 MgBr2 निकल गया. नहीं समझी, जैसे MgBr तूने लिया, इसको MgCl भी ले सकती है. अगर MgCl लेगी तो ये Cl को लेके MgCl2 बना देगा, है ना. नहीं तो अभी क्या बनेगा, MgBrCl